नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। इस चैप्टर का 21वां क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। श्रीमती कमला 1 फरवरी 2012 को जयपुर, जनसंख्या दी गई है 26 लाख, तो जयपुर की जनसंख्या है 26 लाख की एक गैस निर्माता कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि के पद पर 8,000 से 400 से 16,000 की ग्रेड में 8,000 रुपये के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुई। श्रीमती कमला 1 फरवरी 2012 को जयपुर में एक गैस निर्माता कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पद पर 8,000 के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुई है और इनका वेतनमान है 8,000 से 400, 400 से 16,000, यानी कि 8,000 रुपये पर ये नियुक्त हुई है तो प्रत्येक वर्ष इनके वेतन में 400 रुपये की वृद्धि की जाएगी और ये वृद्धि जब तक इनका मूल वेतन 16,000 रुपये नहीं पहुंच जाता तब तक होती रहेगी। निम्न विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वेतन से कर योग्य आय की गणना कीजिए। वेतन से कर योग्य आय की गणना करनी है। पहला है, उनको सेवा शर्तों के अनुसार 2,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त होता है, तो मूल वेतन के अलावा इनको 2,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता भी प्राप्त हो रहा है और ये महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार है। दूसरा पॉइंट है, उनको उनके द्वारा की गई बिक्री पर 1% की दर से कमीशन प्राप्त होता है। गत वर्ष में उनके द्वारा 20 लाख रुपए की बिक्री की गई है। तीसरा, उनके नियोक्ता ने उनको मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की है। इस मकान का उचित किराया 12,000 रुपये है। यह मकान नियोक्ता का ही है, तो नियोक्ता का मकान है और मकान जो है मुफ्त रहने के लिए दिया गया है। इस मकान में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर पर कंपनी ने 48,000 रुपये व्यय किए और साथ ही साथ फर्नीचर भी उनको उपलब्ध करवाया गया है और उस फर्नीचर के संबंध में जो कंपनी ने खर्चा किया है वो है 48,000 रुपये का। चौथा है, उनको एक 1.8 लीटर क्षमता की मोटर कार की सुविधा प्रदान की गई है। इनको एक मोटर कार दी गई है 1.8 लीटर क्षमता की, जिसका प्रयोग वे कार्यालय के अलावा निजी कार्यों के लिए भी करती है, यानी कि जो मोटर कार है वो कार्यालय एवं निजी उपयोग के लिए दोनों जगह उपयोग में आ रही है। चालक के वेतन 500 रुपये प्रति माह सहित कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, तो कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं और साथ साथ इनको एक ड्राइवर भी दिया गया है। नियोक्ता ने यह कार 10 मई 2017 को 5 लाख रुपए में क्रय की थी तथा 1 दिसंबर 2019 को इसे 2,50,000 रुपये में श्रीमती कमला को बेच दिया। ये कार 10 मई 2017 को खरीदी गई थी 5 लाख रुपए में और 1 मई 2019 को जो कार है वो 2.5 लाख रुपए में श्रीमती कमला को बेच दी गई है। पांचवा, उनको एक फराश, चौकीदार, एक माली तथा एक रसोई की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। इनको एक साफ सफाई वाले, एक चौकीदार की, एक माली की और एक रसोई की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई और नियोक्ता द्वारा इनके संबंध में 100 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तथा 200 रुपये प्रति माह वेतन दिया गया और इन लोगों को जो है वेतन नियोक्ता द्वारा दिया गया है। छठा है, उनके नियोक्ता ने गत वर्ष में 4,000 रुपये लागत मूल्य की गैस निःशुल्क प्रदान की है, तो 4,000 रुपये लागत मूल्य की गैस निःशुल्क प्रदान की है। सातवां है, वे अप्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 10% अंशदान करती है, उनका नियोक्ता इसमें 15% अंशदान देता है। भविष्य निधि जो है वो अप्रमाणित है। गत वर्ष में इस फंड में 15% की दर से 30,000 रुपये ब्याज के जमा किए गए। आगे लिखा है, फरवरी 2019 में उन्होंने 4 माह का वेतन फरवरी से मई महंगाई भत्ते सहित अग्रिम लिया हुआ था। गत वर्ष से पूर्व का जो वर्ष था 2018-19, अभी कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 2020-21 और हम 2020-21 में गत वर्ष 2019-20 के लिए जो है कर योग्य आय की गणना कर रहे हैं। तो गत वर्ष 2019-20 से पूर्व का जो वर्ष था 2018-19, उस 18-19 में जो श्रीमती कमला है 18-19 की फरवरी 2019 में श्रीमती कमला ने फरवरी से लेकर मई 4 माह का वेतन अग्रिम लिया हुआ था। तो जो वेतन उन्होंने गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में अग्रिम लिया था फरवरी 2019 में, उस अग्रिम वेतन पर गत वर्ष 2018-19 में ही कर लगा दिया गया होगा। तो अब इस साल जो अप्रैल और मई 2 माह का जो वेतन है उस माह के उन 2 महीनों के वेतन पर कर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इन 2 महीनों के वेतन पर कर जो है वो 2018-19 में लगाया जा चुका है। 9वां पॉइंट है, उनको प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 15 दिन की छुट्टी सितंबर माह में दी जाती है, जबकि जिसमें वे शिमला घूमने जाती हैं। गत वर्ष में जब वे छुट्टियों में शिमला घूमने गई तब उनका तथा 3 बच्चों का, जिनकी उम्र 22 वर्ष, 20 वर्ष एवं 10 वर्ष है, के आने जाने का व्यय 8,400 रुपये नियोक्ता द्वारा चुकाया गया। वे प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सितंबर माह में छुट्टियों पर जाती है 15 दिन के लिए
गत वर्ष में वे शिमला गई हैं घूमने के लिए, और जो वो शिमला घूमने गई तो वो अपने 3 बच्चों के साथ शिमला घूमने गई हैं। इन 3 बच्चों की उम्र है 22 वर्ष, 20 वर्ष और 10 वर्ष है। उनके आने जाने का व्यय 8,400 रुपये हुआ, जो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया। ये यात्रा व्यय में सहायता है, तो यात्रा व्यय में सहायता नियोक्ता द्वारा दी गई है। 10वां है, उनको 1 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होना था। उनको जो उनका रिटायरमेंट का टाइम था वो था 1 अगस्त 2021, परंतु मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत उन्होंने 1 फरवरी 2020 को ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की। गत वर्ष 2019-20 में फरवरी 2020 में उन्होंने 1 फरवरी 2020 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की है। उनके नियोक्ता ने इसके लिए 1,53,600 रुपये क्षतिपूर्ति के दिए हैं। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जो क्षतिपूर्ति की राशि उनको प्राप्त हुई है वो है 1,53,600 रुपये। उनको अप्रमाणित भविष्य निधि से भी सेवानिवृत्ति होने पर 2,40,000 रुपये प्राप्त हुए। उन्होंने एक अप्रमाणित भविष्य निधि में वो अंशदान करते थे, उस अप्रमाणित भविष्य निधि से भी उनको 2,40,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो इन सूचनाओं के आधार पर श्रीमती कमला की वेतन से कर योग्य आय की गणना करनी है। Computation of taxable income from salary of Mrs. Kamla for the assessment year 2020-21। कमला इस गैस कंपनी में 1 फरवरी 2012 को नियुक्त हुई थी। तो 1 फरवरी 2012 को ये नियुक्त हुई थी और इनका वेतन था 8,000 रुपये। 8,000 रुपये की प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुई। तो 1 फरवरी 2012 से लेके 31 जनवरी 2013 तक इनको 8,000 रुपये मूल वेतन के रूप में प्राप्त होते रहे। अब ये जिस वेतनमान में नियुक्त हुई है उस वेतनमान में प्रत्येक वर्ष 400 रुपये की वृद्धि दी जाती है मूल वेतन में। तो अगले वर्ष 1 फरवरी 2013 को इनके वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इनका मूल वेतन हो गया 8,400, जो इनको प्राप्त होता रहा 1 जनवरी 2014 तक। फिर 1 फरवरी 2014 को इनके वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इनका वेतन हो गया 8,800। ये वेतन इनको प्राप्त होता रहा 1 जनवरी 2015 तक। 1 फरवरी 2015 को फिर से इनके वेतन में 400 रुपये की वृद्धि हो गई, तो इनका वेतन हो गया 9,200 और ये वेतन इनको प्राप्त होता रहा 31 जनवरी 2016 तक। 1 फरवरी 2016 को फिर से इनके वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इनका मूल वेतन हो गया 9,600 रुपये और ये मूल वेतन इनको प्राप्त होता रहा 31 जनवरी 2017 तक। 1 फरवरी 2017 में इनके मूल वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इनका मूल वेतन हो गया 10,000 रुपये और ये मूल वेतन इनको प्राप्त होता रहा 1 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2018 तक। 1 फरवरी 2018 को फिर से इनके मूल वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इनका मूल वेतन हो गया 10,400 रुपये और ये वेतन इनको प्राप्त होता रहा 31 जनवरी 2019 तक। 1 फरवरी 2019 को इनके मूल वेतन में फिर से 400 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इनका मूल वेतन हो गया 10,800 रुपये और यही वेतन इनको प्राप्त होता रहा 31 जनवरी 2020 तक। 1 फरवरी 2020 को ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए आगे का इनका मूल वेतन की गणना करना महत्वहीन है, कोई ज़्यादा महत्व का नहीं है। तो इसलिए इनके मूल वेतन की गणना हम करेंगे 31 जनवरी 2020 तक, क्योंकि 1 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो गए, इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली है। तो गत वर्ष 2019-20 में 2019-20 है अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का। तो अप्रैल 2019 से लेकर जब तक ये सेवानिवृत्त हुए 31 जनवरी 2020 तक इनको मूल वेतन के रूप में 10,800 रुपये मिलते रहे। तो इन्होंने गत वर्ष में 10 माह सेवा की है। फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए इन्होंने सेवा नहीं की, क्योंकि ये
जनवरी में ही सेवानिवृत्त हो गए थे, जनवरी के लास्ट में। तो 10 महीनों के लिए गत वर्ष में इनका मूल वेतन होगा, बेसिक सैलरी 10,800 रुपये के हिसाब से 10 महीने का इनका मूल वेतन है 1,08,000 रुपये। इनको महंगाई भत्ता प्राप्त होता है, डीएनएस अलाउंस, और ये डीएनएस अलाउंस सेवा शर्तों के अधीन है। 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह का 20,000 रुपये, 1,28,000 रुपये। इन्होंने गत वर्ष से पूर्व के वर्ष 2018-19 में, फरवरी 2019 में 4 महीने का वेतन अग्रिम लिया था। तो फरवरी माह में जब इन्होंने वेतन अग्रिम लिया फरवरी 2019 में, उस समय भी इनका मूल वेतन था 10,800। इनका मूल वेतन 10,800 है 1 फरवरी 2019 से। फरवरी 2019 में इन्होंने 4 महीनों का जो है अग्रिम वेतन लिया था। फरवरी 2019 में 4 महीने का अग्रिम वेतन लिया। फरवरी से लेकर अप्रैल और मई, क्वेश्चन लिखा है फरवरी से लेकर मई 4 महीनों का वेतन इन्होंने फरवरी में अग्रिम लिया था। तो ये जो 2 महीने हैं फरवरी और मार्च, इनका संबंध है गत वर्ष 2018-19 से, और ये जो आगे के 2 महीने हैं, इन 2 महीनों का संबंध है गत वर्ष 2019-20 से, जिस गत वर्ष के लिए हम वेतन से कर योग्य आय की गणना कर रहे हैं। तो ये 2 महीने, इन 2 महीनों का संबंध है 2019-20 से, लेकिन श्रीमती कमला ने फरवरी 2019 में इन 4 महीनों का वेतन अग्रिम ले लिया था। इसलिए इन 4 महीनों के वेतन पे जो कर है वो कर 2018-19 में ही चुका दिया गया है। तो ये जो 2 महीने हैं जिनका संबंध गत वर्ष 2019-20 से है, इन 2 महीनों के वेतन पर कर चुकाया जा चुका है 2018-19 में। इसलिए इन 2 महीनों का जो वेतन है वो वेतन अब इस वर्ष 2019-20 की वेतन से कर योग्य आय की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वेतन में से घटा दिया जाएगा। तो अप्रैल और मई 2 महीनों का जो एडवांस है उसको एडवांस को लेस कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर जो एडवांस लिया है वो एडवांस घटा दिया जाएगा। और ये एडवांस इन्होंने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के रूप में लिया है 2 महीनों का। तो इनका फरवरी में मूल वेतन था 10,800, क्योंकि फरवरी से इनका मूल वेतन 10,800 हो चुका है। तो फरवरी में जब इन्होंने एडवांस लिया तब इनका मूल वेतन था 10,800 और इनको 2,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। तो इन 2 महीनों का अप्रैल और मई का मूल वेतन और महंगाई भत्ता भी इन्होंने फरवरी 2019 यानी गत वर्ष 2018-19 में ही प्राप्त कर लिया था, और उस पर 2018-19 में ही इन्होंने कर चुका दिया गया था। इसलिए इस वर्ष 2019-20 की जब हम गणना कर रहे हैं तो इस वर्ष इन 2 महीनों के वेतन पर कर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इन 2 महीनों के वेतन पर कर 2018-19 में लगाया जा चुका है। तो ये 2 महीनों का जो वेतन है वो वेतन इस वर्ष के वेतन में से घटा दिया जाएगा। 12,800 इंटू 2, 25,600 रुपये। 25,600 रुपये जो है इस वर्ष की आय में से माइनस कर दी जाएगी। 1,28,000 में से 25,600, 1,02,400। तो इस वर्ष जो कर लगाया जाएगा इनका 1,02,400 रुपये के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर ही कर लगाया जाएगा, ना कि 1,28,000 रुपये के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर। आगे दिया गया है 1% जो है इनको कमीशन मिलता है बिक्री पर। कमीशन ऑन सेल्स 10 लाख रुपए की बिक्री की थी गत वर्ष में इन्होंने। गत वर्ष में हालांकि इन्होंने 10 महीने काम किया, लेकिन गत वर्ष में 10 लाख रुपए की इन्होंने बिक्री कर दी थी। 1% से जो है इन्होंने 20 लाख रुपए की बिक्री की थी। गत वर्ष में 20 लाख रुपए की बिक्री की थी, और 20 लाख का 1% होता है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये इनको बिक्री पर कमीशन भी प्राप्त हुआ है गत वर्ष में। ये है कि इनको नियोक्ता ने मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की है। इनको एक मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की है। तो
जिस क्षेत्र में मकान की सुविधा प्रदान की है उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो। जिस क्षेत्र में मकान की सुविधा प्रदान की है और उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो तो वेतन का 15% मकान सुविधा का मूल्य होगा। वेतन का 15% फिर मकान सुविधा का मूल्य होता है जिस क्षेत्र में मकान की सुविधा प्रदान की है अगर उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो। यहाँ जो श्रीमती कमला है वो जयपुर में कार्यरत है और जयपुर की आबादी 26 लाख है। तो वेतन से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर मूल वेतन 1,08,000 रुपये। तो जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा दी गई है उस अवधि का वेतन ज्ञात किया जाता है और यहाँ पर वेतन में मकान सुविधा का मूल्यांकन करते समय वेतन में मूल वेतन शामिल होता है, भत्ते शामिल होते हैं, सभी कर योग्य भत्ते शामिल होते हैं जिनमें महंगाई भत्ता केवल सेवा शर्तों के अनुसार होने पर ही शामिल किया जाता है। तो महंगाई भत्ता इस क्वेश्चन में सेवा शर्तों के अनुसार है तो महंगाई भत्ता है 20,000 रुपये। महंगाई भत्ते के बाद में बोनस, कमीशन, बिक्री पर कमीशन, इनको बिक्री पर कमीशन प्राप्त हुआ है 20,000 रुपये का। और अन्य मौद्रिक लाभ जैसे सेवा में रहते हुए अगर अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया है तो वो भी मकान सुविधा का मूल्यांकन करते समय वेतन में शामिल कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मकान सुविधा के मूल्यांकन के लिए इनके इनका वेतन है 1,48,000 रुपये, 1,48,000 रुपये। तो वेतन का 15% मकान सुविधा का मूल्य होता है जब जिस क्षेत्र में मकान दिया गया है उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो। तो 1,48,000 का 15% ले लेंगे 22,200 रुपये, 22,200 रुपये। अगर साथ में फर्नीचर भी दिया गया है तो फर्नीचर की लागत का 10% जो है मकान सुविधा के मूल्य में जोड़ा जाता है। तो इसमें फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ दिया जाएगा। फर्नीचर की लागत का 10%, ये वार्षिक है, ये 10%। तो 48,000 रुपये का फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर पर 48,000 रुपये का खर्चा किया है तो 48,000 रुपये पर 10% वार्षिक। लेकिन ये जो है उस मकान में सेवा अवधि के दौरान यानी गत वर्ष में इन्होंने 10 माह की सेवा की है तो इस मकान में 10 महीने ही रहे हैं तो 10 महीनों के लिए जो है फर्नीचर सुविधा का मूल्य लिया जाएगा। तो 48,000 का 10% है 4,800 रुपये। 4,800 रुपये 12 महीने के लिए है तो 10 महीने के लिए होगा 4,000 रुपये। तो फर्नीचर की लागत का मूल्य भी जोड़ दिया जाएगा 26,400 रुपये। तो मकान सुविधा का मूल्य है 26,400 रुपये। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो जो इनको किराया मुक्त रहने का मकान दिया गया है उसका मूल्य है 26,400 रुपये। आगे दिया गया है उनको एक 1.8 लीटर क्षमता की कार की सुविधा भी दी गई है जिसका प्रयोग वे कार्यालय और निजी प्रयोग के लिए करते हैं। और समस्त खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो जब कार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जब कार की सुविधा प्रदान की जाती है और कार निजी और कार्यालय दोनों उपयोग के लिए ली जाती है और कार की क्षमता जो है 1.6 लीटर से अधिक हो तो कार का मूल्य, कार सुविधा का मूल्य, यहां पर सुविधा का मूल्य 2,400 रुपये प्रति माह होगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कार दी जाती है,
कार जो है कार्यालय एवं निजी उपयोग के लिए दी जाती है, यानी दोनों जगह कार का उपयोग होगा, और कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, और कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो तो कार सुविधा का मूल्य होगा 2400 रुपये प्रति माह। अगर साथ में चालक दिया जाता है, ड्राइवर दिया जाता है, तो ड्राइवर के भी 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से ऐड किए जाते हैं। तो इनको कार की सुविधा जो है, कार की सुविधा दी गई थी नवंबर तक। दिसंबर 2019 में ये कार श्रीमती कमला को बेच दी गई थी, जो कार इनको दे रखी थी उपयोग के लिए। तो कार की सुविधा का मूल्यांकन केवल जो है हम 8 महीनों के लिए करेंगे, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। दिसंबर में इनको ये कार बेच दी गई थी। तो वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी 2400 रुपये प्रति माह कार का मूल्य और 900 रुपया ड्राइवर का मूल्य। तो 8 महीनों के लिए इस सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। तो 3300 रुपये है, दोनों का योग 3300 रुपये प्रति माह 8 महीने के लिए 26,400 रुपये। ये वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी का टोटल हमने गलत लिख दिया यहाँ पर 26,400। ये 26,400 नहीं होकर 26,200 होगा, क्योंकि जो 1,48,000 है वेतन का, 1,48,000 जो वेतन है कर्मचारी के वेतन का 15% मकान सुविधा का मूल्य होता है। तो 1,48,000 का 15%, 1,48,000 का 15% 22,200 होता है, और 22,200 में 4,000 फर्नीचर की सुविधा का मूल्य, तो 26,200 है। ये लिखने में गलती हो गई थी। तो 26,200 है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, और वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी है 26,400 रुपये। आगे दिया गया है कि वो कार, अच्छा 1 दिसंबर 2019 को भी ये कार जो है नियोक्ता द्वारा कमला को बेच दी गई है। तो जब किसी चल संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, तो चल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में आयकर अधिनियम में चल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान है कि जिस तिथि को चल संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, उस तिथि को उस संपत्ति का अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाएगा, और अपलिखित मूल्य में से कर्मचारी द्वारा वसूल किया गया मूल्य घटा दिया जाएगा, और जो शेष राशि बचती है वो शेष राशि ही उस चल संपत्ति का मूल्य होगा, और ऐसा मूल्य कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। तो आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सामान का हस्तांतरण किया जाता है, तो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सामान के अपलिखित मूल्य की गणना करने के लिए कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर प्रत्येक वर्ष क्रमागत ह्रास पद्धति से 50% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। अगर मोटर कार का हस्तांतरण किया है, तो मोटर कार पर प्रत्येक वर्ष क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर 20% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। अगर किसी अन्य चल संपत्ति का हस्तांतरण किया है, तो उस चल संपत्ति पर जो है सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 10% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, और संपत्तियों की अपलिखित मूल्य की गणना की जाएगी हस्तांतरण की तिथि को। कार है, ये कार श्रीमती कमला को हस्तांतरित कर दी गई है, और इस कार को खरीदा गया था 10 मई 2017 को। तो जो मूल लागत थी इस कार को खरीदने की, इस कार को खरीदा गया, इसकी कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की कार खरीदी गई थी ऑन 10 मई 2017 को 5 लाख रुपए में। तो प्रत्येक वर्ष के लिए इस कार पर 20% की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, और वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाता है। जो मूल्य ह्रास लगाया जाता है वो पूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो ये 10 मई 2017 को कार खरीदी गई थी, इसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन 5 lakhs, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, और अगले वर्ष रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इस कार की ऑन 10 मई 2018 को रिटर्न डाउन वैल्यू है 4 लाख रुपए की। इस कार पर फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा 20% ऑन 4 lakhs। तो 4 लाख पर 20% 80,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन होगा, और 3,20,000 रुपये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है ऑन 10 मई
2019। तो 10 मई 2019 को इस कार का अपलिखित मूल्य है 3,20,000 रुपये और इस कार को दिसंबर 2019 में कमला को 2 लाख रुपये में 2.5 लाख रुपये में 2,50,000 रुपये में इसको हस्तांतरित कर दिया गया है। तो चल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि कार के अपलिखित मूल्य में से कर्मचारी से वसूल किया हुआ मूल्य घटा दिया जाएगा और शेष राशि जो है उस कार का मूल्य होगी, सुविधा का मूल्य होगा। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार 3,20,000 अपलिखित मूल्य है, इसमें से 2,50,000 रुपये वसूल कर लिए गए। 70,000 रुपये जो कार हस्तांतरित की गई है उसका मूल्य होगा और ये 70,000 रुपये श्रीमती कमला के लिए कर योग्य होंगे। आगे लिखा है उनको एक फराश, चौकीदार, माली, रसोइया की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है और उनके खर्चे जो है नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। जब मकान सुविधा दी जाती है और मकान सुविधा के साथ अगर मालिक की सुविधा भी दी जाती है तो मालिक की सुविधा कर मुक्त होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मालिक की सुविधा है वो मालिक की सुविधा श्रीमती कमला के लिए कर मुक्त है। बाकी जो फराश, चौकीदार और जो रसोइया है इनकी सुविधाएं कर योग्य होगी। और जो चौकीदार है, रसोइया है और फराश है उनकी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। विशिष्ट कर्मचारी में ऐसा कर्मचारी जो कंपनी का संचालक भी हो, ऐसा कर्मचारी जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो, यानी कि कंपनी के 20% या अधिक समतांशों का वो धारक हो। और तीसरा है कि ऐसा कर्मचारी जिसकी वेतन से कर योग्य आय गत वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो। इस क्वेश्चन में श्रीमती कमला ना ही तो संचालक है, ना ही इनका कंपनी में सार्वजनिक हित है, लेकिन इनका जो वेतन है, इनका वेतन से कर योग्य आय जो है 50,000 रुपये से अधिक है, क्योंकि उनका जो मूल वेतन है, मूल वेतन ही इनका 1,02,400 है। अगर 1,02,400 में से अगर मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाए तो भी इनका जो मूल वेतन केवल 52,400 रुपये होता है। तो इनकी वेतन से कर योग्य आय 50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए ये विशिष्ट कर्मचारी है। तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए ये सारी सुविधाएं कर योग्य होती हैं। वैल्यू ऑफ स्वीपर 100 रुपये के हिसाब से 10 महीने का 1,000 रुपये इसको वेतन दिया गया नियोक्ता की ओर से। वैल्यू ऑफ वॉचमैन को भी 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 महीने वेतन चुकाया गया नियोक्ता के द्वारा, तो 1,000 रुपया चौकीदार सुविधा का मूल्य होगा। और वैल्यू ऑफ कुक, एक रसोइया भी दिया गया है और इस रसोइया को 200 रुपये प्रतिमाह चुकाया गया है, तो 2,000 रुपये जो है रसोइयों की सुविधा का मूल्य होगा। आगे दिया गया है उनको नियोक्ता ने गत वर्ष में 4,000 रुपये लागत की गैस निःशुल्क प्रदान की है। तो जो नियोक्ता है, नियोक्ता जो भी वस्तु बनाता है, जो उत्पाद बनाता है, अगर वो वस्तु कर्मचारी को प्रदान करता है तो लागत मूल्य पर उस वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है और उस वस्तु का जो मूल्य है वो कर्मचारी की वेतन से कर योग्य आय में शामिल किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ फ्री गैस फैसिलिटी 4,000 रुपये। कर्मचारी नियोक्ता के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है और वो उत्पाद अगर कर्मचारी को प्रदान किया जाता है तो उस उत्पाद का मूल्यांकन नियोक्ता द्वारा जो लागत आती है, नियोक्ता ने जो लागत वहन की उस उत्पाद के निर्माण के लिए, उस लागत पर उस उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर ये जो कंपनी है, जो नियोक्ता है, वो एक गैस निर्माता कंपनी है, तो उन्होंने अपने उत्पाद को, गैस को जो है निःशुल्क प्रदान की है श्रीमती कमला को, और जो गैस प्रदान की है उस गैस का लागत मूल्य है 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये यहाँ पर कर्मचारी के लिए जो है सुविधा का मूल्य होगा और वेतन की आय के अंतर्गत ये कर योग्य होगा। आगे वे अप्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 10% अंशदान करती है, उनका नियोक्ता इसमें 15% अंशदान देता है। गत वर्ष में इस फंड में 15% की दर से 30,000 रुपये ब्याज के जमा किए गए हैं। अप्रमाणित भविष्य निधि में जो कर्मचारी द्वारा जो अंशदान दिया जाता है वो वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कर योग्य होता है और कर्मचारी का जो अंशदान है वो मूल वेतन में और महंगाई भत्ते में सम्मिलित है। तो कर्मचारी का अंशदान कर योग्य होता है। नियोक्ता का अंशदान और जो अप्रमाणित भविष्य निधि में जो एकत्रित राशि है उस पर जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो गत वर्ष में कर योग्य नहीं होती।
तो नियोक्ता का अंशदान और जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कर योग्य नहीं होगा। आगे लिखा है फरवरी 2019 में उन्होंने 4 माह का वेतन फरवरी में महंगाई भत्ते सहित अग्रिम लिया था, जिसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। 9वां है उनको प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 15 दिन की छुट्टी सितंबर माह में दी जाती है। यात्रा व्यय में सहायता, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है यात्रा व्यय में सहायता, लीव ट्रेवल असिस्टेंट से रिलेटेड है। लीव ट्रेवल असिस्टेंस, इसके संबंध में आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि अगर 4 वर्षों के एक समूह में कोई भी कर्मचारी 2 बार घूमने के लिए जा सकता है, भारत में यात्रा कर सकता है, और जो यात्रा पर किए गए व्यय हैं अगर वे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं तो वह जो सारे के सारे व्यय हैं वे कर मुक्त होंगे। शर्त यह है कि नियोक्ता जो कर्मचारी है वो कर्मचारी स्वयं अपने जीवन साथी के साथ और अपने बच्चों के साथ ही घूमने जा सकता है। कर्मचारी स्वयं, जीवन साथी और बच्चे, केवल ये लोग ही यात्रा पर अगर जाते हैं और इनके यात्रा के संबंध में किए गए व्ययों का पुनर्भरण या जो खर्चा जो है नियोक्ता द्वारा उठाया जाता है, तो ऐसे जो यात्रा व्यय में जो सहायता दी गई है, यात्रा व्यय पर जो भी नियोक्ता द्वारा खर्च किया गया है वे सारे के सारे व्यय कर्मचारी के लिए कर मुक्त होते हैं। बच्चों के संबंध में प्रावधान है कि बच्चे 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जन्मे सभी बच्चे यात्रा पर जो है जा सकते हैं पेरेंट्स के साथ, और 1 अक्टूबर 1998 के बाद जन्मे हुए केवल 2 बच्चे ही यात्रा पर जा सकते हैं पेरेंट्स के साथ। तो 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जन्मे हुए बच्चे, तो यहाँ पर 3 बच्चे गए हैं, यहाँ पर 3 बच्चे गए हैं जिनकी एक की उम्र है 22 वर्ष, दूसरे की उम्र है 20 वर्ष और तीसरे की उम्र है 10 वर्ष। 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 31 मार्च 2020, हम गत वर्ष 19-20 की बात कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 31 मार्च 2020 तक 21 वर्ष 6 महीने पूरे होते हैं। तो ये जो बच्चा है जिसकी उम्र है 22 वर्ष वो 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जन्मा हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 31 मार्च 2020 तक 21 वर्ष और 6 महीने होते हैं गत वर्ष 2019-20 के लिए, ये हमको याद रखना है। तो अगर बच्चे की उम्र 21 वर्ष 6 माह से अधिक है तो वो बच्चा 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जन्मा हुआ है। तो 22 वर्ष जिसकी उम्र है वो 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जन्मा हुआ है, और 1 अक्टूबर 1998 के बाद के 2 बच्चे अलाउ हैं। तो ये जो 2 बच्चे हैं 20 वर्ष और 10 वर्ष वाला, ये बच्चे 1 अक्टूबर 1998 के बाद जन्मे हुए हैं, यानी कि ये तीनों बच्चे ही जो है यात्रा व्यय में सहायता के लिए इन तीनों बच्चों पर व्यय की गई राशि स्वीकृत है। तो इनके संबंध में जो राशि व्यय की गई है वो राशि कर मुक्त होगी। तो ट्रेवल असिस्टेंस का कोई भी भाग जो है वेतन की आय में कर योग्य नहीं होगा। 10वां पॉइंट है उनको 1 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होना था, परंतु मुख्य आयोग द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत उन्होंने 1 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली। इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की है 1 फरवरी 2020 को, और सेवानिवृत्ति पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर इनको 1,53,600 रुपये प्राप्त हुए हैं। कंपेंसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS लिखा है शॉर्ट में, 1,53,600 रुपये इनको प्राप्त हुए हैं क्षतिपूर्ति के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पे। कंपेंसेशन जो प्राप्त हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे वो हुआ है 1,53,600 रुपये का। अब जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जो इनको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है तो उसके संबंध में कर मुक्ति की राशि क्या होगी? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति में से करमुक्त राशि की गणना।
पहला है वास्तविक प्राप्त राशि, इनको वास्तविक प्राप्त राशि हुई है 1,53,600 रुपये की। दूसरा है 5 लाख रुपए, तीसरी राशि है प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 3 माह का वेतन सम्मिलित किया जाएगा। वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार और बिक्री पर कमीशन। तो वेतन है, वेतन में मूल वेतन, इनका वेतन देखेंगे। वेतन में मूल वेतन है 10,800 रुपये। महंगाई भत्ता है 2,000 रुपये प्रति माह, और जो कमीशन है बिक्री पर, वो कमीशन इनको 20,000 रुपये प्राप्त हुआ है 10 महीनों के लिए। 20,000 रुपये इनका बिक्री पर कमीशन है, और 10 महीनों में इन्होंने 20,000 रुपये कमीशन के प्राप्त किए हैं। तो 1 महीने का इनका कमीशन होता है 2,000 रुपये। तो इनका वेतन है 14,800 रुपये 1 महीने का वेतन। तो 14,800 इंटू 3, यानी कि 3 माह का वेतन। 1 वर्ष के लिए इनको 3 माह का वेतन दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए 3 माह का वेतन दिया जाएगा। और इन्होंने कितने वर्ष सेवा की है? इन्होंने सेवा प्रारंभ करी थी 1 फरवरी 2012 को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष इन्होंने सेवा की है। तो 8 से गुणा कर दिया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष के लिए इनको 3 माह का वेतन दिया जाएगा। 14,800 इनका 1 महीने का वेतन है। 3 महीने का वेतन होता है 44,400। तो 1 वर्ष के लिए 44,400 दिए जाएंगे, और 8 वर्ष के लिए 44,400 को 8 से गुणा कर दिया जाएगा। 3,55,200 रुपये। 3,55,200 रुपये है सेवानिवृत्ति की बची हुई अवधि का वेतन। चौथा है सेवानिवृत्ति की बची हुई अवधि का वेतन। जो इनकी सेवानिवृत्ति की अवधि बची हुई है, उस अवधि का इनका कितना वेतन होता। तो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर इस वेतन की गणना की जाती है। तो सेवानिवृत्ति की बची हुई अवधि, इनको रिटायर होना था, ये रिटायर हुए 1 फरवरी 2020 को, और इनको रिटायर होना था 1 अगस्त, इनको रिटायर होना था 1 अगस्त 2021 को। इनको रिटायर होना था 1 अगस्त 2021 को। तो फरवरी से लेकर जुलाई तक, फरवरी 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक 18 महीने होते हैं। तो सेवानिवृत्ति की बची हुई अवधि का वेतन, तो 18 महीनों में ये कितना वेतन और प्राप्त कर लेते सेवानिवृत्ति की बची हुई अवधि के दौरान। और सेवानिवृत्ति की बची हुई अवधि का वेतन की गणना की जाती है अंतिम आहरित वेतन के आधार पर। तो इनका अंतिम वेतन, आहरित वेतन है 14,800 रुपये। वेतन से तात्पर्य होता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार और बिक्री पर कमीशन। तो 14,800 को 18 से गुणा कर दिया जाएगा। 1 महीने का इनका वेतन है 14,800, और शेष अवधि है इनकी सेवानिवृत्ति की बची हुई शेष अवधि है 18 महीने। तो 14,800 को 18 से गुणा कर दिया जाएगा। 2,66,400 रुपये। 2,66,400 रुपये। इन चारों में से जो सबसे कम राशि होती है वो क्षतिपूर्ति की कर मुक्त राशि होगी। तो इन चारों में सबसे कम राशि है 1,53,600, जो कि इनको रिसीव हुए हैं क्षतिपूर्ति के रूप में। लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,53,600 रुपये। तो जो इनको कंपेंसेशन रिसीव हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर, वो जो है उसमें से पूरी की पूरी राशि कर मुक्त राशि कर दी जाएगी, और करयोग्य राशि होगी 0, निल। आगे दिया गया, उनको अप्रमाणित भविष्य निधि से भी सेवानिवृत्त होने पर 2,40,000 रुपये प्राप्त हुए। तो अप्रमाणित भविष्य निधि से जब एकत्रित राशि प्राप्त होती है, तो उस राशि में से
कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि जो है वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती। अप्रमाणित भविष्य निधि से जो राशि प्राप्त होती है सेवानिवृत्त होने पर, उसमें से कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती, क्योंकि कर्मचारी का अंशदान तो पहले से ही वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है और कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज मिलता है वो ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। तो अप्रमाणित भविष्य निधि में से जो राशि प्राप्त होती है, एकत्रित राशि प्राप्त होती है, उस राशि में से केवल नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज की राशि ही वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो अमाउंट received on unrecognized provident fund UPF, अमाउंट रिसीव हुआ है 2,40,000 रुपए का। इसमें से एग्जेम्प्टेड होगा कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि। तो 2,40,000 में कर्मचारी द्वारा 10% अंशदान किया जाता है और नियोक्ता द्वारा 15% अंशदान किया जाता है। तो 10 + 15, 10% है कर्मचारी का अंशदान और 15% है नियोक्ता का अंशदान। तो 10% इसमें से जो है कर मुक्त कर दिया जाएगा। इसको अगर हल कर लिया जाए तो 2,40,000 में 25 का भाग लगाया जाएगा और 10 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 96,000 रुपये एग्जेम्प्टेड होंगे। अप्रमाणित भविष्य निधि में से सेवानिवृत्ति पर जो राशि प्राप्त होती है, उस राशि में से कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि कर मुक्त होती है। तो इस अप्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान 10% था और नियोक्ता का अंशदान 15% था। तो 10 और 15 को जोड़ के 2,40,000 में 25 का भाग लगा दिया और कर्मचारी के अंशदान से इसको गुणा कर दिया, तो कर्मचारी के अंशदान की राशि ज्ञात होगी। तो कर्मचारी के अंशदान और उस पर ब्याज की राशि कर मुक्त होती है। 2,40,000 में से 96,000 रुपये की राशि कर मुक्त होगी और 1,44,000 रुपये जो नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज की राशि है, 1,44,000 रुपये वो कर योग्य होगी। इन सब का टोटल कर लिया जाएगा। इन सब का अगर टोटल करें 1,02,400 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 25,400 गत वर्ष 2018-19 में एडवांस लिया हुआ था, तो ये एडवांस हमने यहाँ पर लेस कर दिया है। तो अब जो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस है वो उनका टोटल है 1,02,400 2019-20 के लिए। 1,02,400 प्लस 20,000 प्लस 26,200, 26,400, 70,000, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 1,44,000, ये आ रहा है 3,97,000। 3,97,000 इनकी ग्रोस इनकम है, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी। डिडक्शंस घटा देंगे, डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये या वेतन की सकल आय दोनों में से जो कम हो उसके बराबर। दूसरा मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस के संबंध में डिडक्शन, वो केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। और तीसरा है नियोजन कर के संबंध में, अगर कोई रोजगार कर चुकाया जाता है कर्मचारी के द्वारा तो उसकी भी कटौती दे दी जाती है वेतन की सकल आय में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन ही प्राप्त होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपये का। तो 3,47,000 रुपये श्रीमती कमला की टैक्सेबल इनकम है फ्रॉम सैलरी। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।